ध्यान से देखो, है कि नहीं। तो इसमें कहा गया एबीसी जो है, इसमें क्या कहा गया है कि एबीसी जो है वो 3 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और कोई भी 2 कोलिनियर नहीं है, मतलब किसी भी एक को आप बी लैम्डा या किसी एक को दूसरे के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। नॉन कोलिनियर का ये मतलब हो गया। अब आपने कहा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अब इसका रिजल्ट तो आपको पता है, आप इसको लिख दो सी क्रॉस ए क्रॉस बी के फॉर्म में, और इसका फॉर्मूला आपके पास है। तो सी डॉट बी टाइम्स ऑफ ए माइनस सी डॉट ए टाइम्स ऑफ बी। बहुत लोगों को लगता है कि मैं बार बार ये काम क्यों करता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ ना, इतनी इंफॉर्मेशन दिमाग में रखने की कोशिश करता हूँ जितने से हमारा काम चल सकता है। ये हमने इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रख ली, अब अगर ये आएगा तो पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके सीधा लिख देंगे, उसमें बहुत टाइम वेस्ट नहीं होता। अब जैसे हमने ये लिखा, ये वैल्यू आपको किसके बराबर दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है 1/3 मॉड बी वेक्टर मॉड सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, है कि नहीं। अच्छा ये वेक्टर सिर्फ ए वेक्टर के टर्म में दे रखा है, इसमें बी वेक्टर आया नहीं, तो इसका मतलब, और आपसे ये कहा गया है कि कोई 2 वेक्टर कोलिनियर नहीं है। अगर कोई 2 वेक्टर कोलिनियर नहीं है तो अगर आप क्या लिखते हैं कि लैम्डा ए प्लस म्यू बी आप लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ए और बी अगर नॉन कोलिनियर है, ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, तो ऐसा तभी होगा जब लैम्डा और म्यू दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। अगर ए और बी नॉन कोलिनियर हैं तो ये तभी होगा जब क्या हो जाएंगे, ए और बी लैम्डा और म्यू दोनों जीरो हो जाएंगे। अब आपसे ये कहा गया है कि जैसे अब किसी जगह इक्वेशन में ये लिखा हो कि लैम्डा टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 टाइम्स ऑफ ए म्यू 1 टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ ए और म्यू 2 टाइम्स ऑफ बी, और अभी भी कहा जाए ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। तो अब थ्योरी क्या कहती है कि भाई लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ ए म्यू 1 माइनस म्यू 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू जीरो। अब अभी आपने पढ़ा कि अगर 2 वेक्टर नॉन कोलिनियर तो उनका कोफिशिएंट जीरो होगा, इसका मतलब लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 जीरो, म्यू 1 माइनस म्यू 2 जीरो। तो थ्योरी के हिसाब से लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 और म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2 हो जाता है। तो कहते हैं कि अगर 2 वेक्टर नॉन कोलिनियर हैं तो उनके कोफिशिएंट आप कंपेयर कर सकते हैं, जबकि जनरल थ्योरी कोफिशिएंट कंपैरिजन की नहीं है। जनरल थ्योरी ये है कि आप ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक साथ लाएंगे, चूंकि नॉन कोलिनियर है तो ये वाली कंडीशन लगाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। अच्छा ये ऐसा क्यों है, क्योंकि नॉन कोलिनियर मतलब एक को दूसरे के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इसका मतलब हम ए को बी के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं कि ए को मतलब कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके बी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल नहीं है जब ये कांस्टेंट जीरो हो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। तो या तो आप अब जब आप इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिवली सॉल्व करेंगे तो सीधा कोफिशिएंट कंपेयर कर देंगे, क्योंकि उसमें ये स्टेप लिखने का कोई मतलब नहीं है। बट जब आप बोर्ड एग्जाम में सेम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये स्टेप लिखना बहुत जरूरी है। वहां आप ऐसे कंपेयर करेंगे तो इस स्टेप के मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे। डिफरेंस दोनों में समझे कि नहीं बताओ। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी ना तो आप सीधा कंपेयर करके ये बात लिख देंगे। मेरी आवाज आ रही है ना सबको, बोलिए। तो अब जैसे आपने यहां से यस सर, देखा, आ रही है। जैसे आपने यहां से देखा, अब आप यहां से ऑब्जर्व करो सी डॉट ए टाइम्स ऑफ बी, क्या इस तरफ बी है, नहीं है। तो इसका मतलब कंपेयर करने से सी डॉट ए जीरो आ गया। सी डॉट ए जीरो आने का मतलब एंगल बिटवीन सी एंड ए अगर पूछा जाता तो आप क्या सी और आंसर, ए परपेंडिकुलर। एंगल बिटवीन सी एंड ए अगर आपसे पूछा जाता, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो उनके बीच का एंगल 90 हो जाता। अच्छा अब हम ए को कंपेयर करते हैं उठा के, तो जैसे आप ए को कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, माइनस सी डॉट बी इक्वल टू 1/3 मॉड बी मॉड सी। अच्छा अगर मैं कहूं कि एंगल बिटवीन बी एंड सी इज थीटा, तो तुरंत आप इसको क्या लिखोगे, इसको अगर आप ओपन करोगे तो लिखोगे मॉड बी मॉड सी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू -1/3 मॉड बी मॉड सी। अच्छा मॉड बी मॉड सी कैंसिल हो जाएंगे, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3। और हमें कैलकुलेट क्या करना है बताओ, हमें कैलकुलेट क्या करना है भाई, साइन थीटा। अगर कॉस साइन थीटा थीटा। -1/3 है तो साइन थीटा क्या होगा, √(-1/9)। यहीं से इसको सॉल्व कर देंगे तो +-2√2/3 आ जाएगा साइन थीटा। दिखा कि नहीं ये बताओ। अब आपके पास समस्या सिर्फ ये है कि प्लस लोग या माइनस। आपको याद होगा मैंने बताया था ना, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल डिस्कस किया जाता है तो वो जो एंगल थीटा वैल्यू होती है वो हमेशा किसके बीच में होती है, 0 से पाई के बीच में। अब 0 से पाई के बीच में अगर ये थीटा निगेटिव है तो ऑब्वियसली थीटा कहां से कहां लाई करेगा, π/2 से पाई के बीच में इस केस में। तो हम साइन थीटा को तुरंत क्या लेंगे, 2√2/3। क्या ये थ्योरी पूरी समझ में आई सबको बताओ।
अरे हाँ या ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 2√2/3, माइनस वाला आंसर नहीं आएगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, हर एक चीज समझ में आई? क्यों प्लस लिया, माइनस नहीं लिया? क्योंकि वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का अगर आप एंगल कहीं भी डिस्कस करेंगे तो वो हमेशा 0 से पाई के बीच में होता है। बोलिए, तो आंसर क्या आएगा? प्लस का 2√2/3। कैसे आएगा ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, बताओ? बोलिए भाई। यस सर। बस यही सीधे सीधे कंपैरिजन करते चले जाएंगे आप। और ये थ्योरी ध्यान रखिएगा, ये जो दो चीजें मैंने लिख दी है। क्लियर है कि नहीं, बताओ भाई? इनका बहुत यूज होता है बहुत जगह। ओके, आगे बढ़े क्या हम लोग? यस सर। यस सर। भाई दो वेक्टर आपके पास दिए हैं ए और बी, ध्यान से देखो। एक वेक्टर ए दिया है, एक वेक्टर बी दिया हुआ है, और आपसे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू पूछी गई है। तो भाई ए क्रॉस बी निकाल लो। अब ए क्रॉस बी तो आप निकाल लेंगे ना, आई जे के 3 2x 1 - 1x 1 - 1 1, जैसे आप ए क्रॉस बी निकालेंगे आएगा। इसके बाद मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल लो, तो x²y²z², वो ये आ जाएगा। अब हमें मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू आर दी हुई है, यानी इसकी वैल्यू में हमें कमेंट करना है। अब ये तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 × x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 75/2। जैसे आप इसका रूट लेंगे तो पूरे का रूट आ जाएगा। अब इसी की वैल्यू r के बराबर है, और ये वैल्यू हमेशा √75/2 से बड़ी होगी। ये तो बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी ना भाई, नहीं आ रही क्या? ये पूरी वैल्यू अगर आप कंपेयर करोगे तो हमेशा किससे बड़ी होगी? √17। हाँ या ना? ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो भाई? ये पूरी यस वैल्यू सर। हमेशा √17/2 से बड़ी होगी, यानी कि r हमेशा किससे बड़ा होगा? 5√3/2 से। सीधा मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना लिया। अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना के इसकी रेंज तो आप निकाल ही सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं, बताओ? अरे बोलो यस भाई, सर। इसकी वैल्यू क्या आती है? -d/4a से बड़ी आती है ना? अरे हाँ या ना? उसी का बस रूट ले लिया है आपने उठा के। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कि नहीं, ये बताओ? यस। यस सर। गुड। 17 सबको क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ क्या करना था? सीधा ए क्रॉस बी निकालना था बस, और इसके बाद सीधा क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बना के उसकी मैक्सिमम वैल्यू लिख देनी थी। डन, आगे बढ़े? यस चलिए सर। यस सर। 19 भी आसान था। 19 में क्या था कि पी क्यू आर कहीं भी आर्बिट से पॉइंट दिए हुए थे, और ओपी डॉट ओ क्यू ये सब वेक्टर हैं, मतलब ये सारे वेक्टर के फॉर्म में दिए हुए हैं। ओपी डॉट ओ क्यू, ओ आर डॉट ओ एस, ओ आर ओ पी, ओ क्यू ओ एस, ओ क्यू ओ आर, ओ पी ओ एस। तो हमने क्या किया, सबका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर ले लिया। तो ओपी वेक्टर को हमने कह दिया पी, ओ क्यू को कह दिया क्यू वेक्टर, ओ आर को कह दिया हमने आर वेक्टर, ओ एस को कह दिया एस वेक्टर। तो ओपी डॉट ओ क्यू मतलब पी डॉट क्यू, ओ आर डॉट ओ एस मतलब आर डॉट एस। दिख रहा है सबको कि नहीं, ये बताओ? इसके बाद ओ आर डॉट ओ पी यानी आर डॉट पी, ओ क्यू डॉट ओ एस मतलब क्यू डॉट एस, फिर ओ क्यू डॉट ओ आर मतलब क्यू डॉट आर, ओ पी डॉट ओ एस मतलब पी डॉट एस। अब अगर इन दोनों को हम एक साथ लें तो हम लिखेंगे भाई, इन दोनों को एक तरफ ले आओ तो पी क्यू माइनस आर, इन दोनों को एक तरफ ले आओ तो एस क्यू माइनस आर, फिर सबको एक तरफ ले आओ तो पी माइनस एस क्यू माइनस आर। तो ये आ गया पी माइनस एस क्यू माइनस आर। अब देखो, पी क्यू आर और एस 4 पॉइंट है, पी माइनस एस ये वेक्टर, क्यू माइनस आर ये वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, बोलो? 90 डिग्री। एंगल बिटवीन पी माइनस एस एंड Q माइनस आर कितना है बेटा? 90 डिग्री। तो अब ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री एंगल बना रही है, इसका मतलब ये एल्टीट्यूड हो गया कि नहीं, बताओ? यस सर। चलो, ऐसे ही जब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो भाई यहां से आर वेक्टर कॉमन एक तरफ लाओगे तो P माइनस क्यू, यहां से S वेक्टर कॉमन आओगे तो P माइनस क्यू, सबको एक तरफ ले आओगे तो R माइनस एस डॉट P माइनस क्यू। इसका मतलब एंगल बिटवीन R माइनस एस एंड P माइनस क्यू इस बार कितना हो गया, बताओ? 90 डिग्री। अब आओ, आर माइनस एस ये हो गया, पी माइनस क्यू ये हो गया, अभी भी दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। इसका मतलब ये भी एल्टीट्यूड हो गया, और दो एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? ऑर्थो। ऑर्थो सेंटर। इसका मतलब एस पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, बोलो? एस पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्थो सेंटर। क्या ये कहानी सबको समझ में आई, बोलो? बोलिए भाई। सर यस हाँ सर। बेटा। सर एक बार सेकंड से थर्ड लाइन एक्सप्लेन कर देंगे क्या? सेकंड से मतलब ये से नहीं सर, इसके ऊपर से ये ये नहीं तो,
कौन सी लाइन भाई? ये जो एक्सप्रेशन लिखा है वही ये लिखा है ना। हाँ तो इस वाले से यहाँ नीचे ना P ये, अरे ये तो वेक्टर रखा है ना, ओपी वेक्टर, पी वेक्टर, ओक्यू वेक्टर, क्यू वेक्टर। अरे ये डॉट लिया है ना सारे वेक्टर्स का। यस सर। हाँ, बस इसके बाद इन दोनों को सॉल्व किया तो पी वेक्टर एक तरफ लिया, इसको इधर लिया है, बाकी ऐसे लिख दिया। इसके बाद इन दोनों को सॉल्व किया तो ऐसे लिख दिया। अब वही दो एल्टीट्यूड का प्रोडक्ट आ गया। ओके है कि? वही दोनों एल्टीट्यूड कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ऑर्थो सेंटर पे। डन है भाई। यस सर। गया था क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 के लिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। अगर कभी भी लिखा हो लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस डेल्टा सी वेक्टर इक्वल टू 0, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ए क्रॉस बी अपॉन ए और बी आ गए, क्या नहीं आया? सी बाई डेल्टा। बी क्रॉस सी, बी और सी आ गए, क्या नहीं आया? ए बाई लैम्डा। सी क्रॉस ए, सी और ए आ गए, क्या नहीं आया? बी बाई म्यू होता है। इफ ऐसा दिया हो देन ये रेशियो ऑलवेज वैलिड होता है। अब आपके सामने ऐसी कहीं भी सिचुएशन आ जाए तो आप सीधा ये रिजल्ट उठा के लगा दीजिएगा। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे कहूं कहीं लिखा हो 2 टाइम्स ऑफ ए 3 टाइम्स ऑफ बी प्लस 5 टाइम्स ऑफ सी इक्वल टू 0 और आपको इनका रिलेशन यूज करना हो, तो ए क्रॉस बी के साथ क्या लिखोगे बताओ? 5। बी क्रॉस सी के साथ क्या लिखोगे? 2। और सी क्रॉस ए के साथ क्या लिखोगे? 3। मेरी बात समझ में आई? तो अब जहां भी आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए यूज करना हो, इसको लैम्डा ले लेना, इज इक्वल टू 5 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं बताओ? मतलब ये जो भी वेक्टर आर आएगा तो वो 5 टाइम्स ऑफ आर, 2 टाइम्स ऑफ आर और 3 टाइम्स ऑफ आर। ये बात आप लोग समझे कि नहीं बोलो? यस सर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात, ये वेक्टर कभी जीरो वेक्टर नहीं बन सकता। क्यों भाई? अगर ए बी सी में ये रिलेशन है तो इसका मतलब ये एक ट्रेंग भाई, ये अगर ये रिलेशन जीरो वेक्टर के फॉर्म में है तो ये एक क्लोज ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना भाई। ये 2a वेक्टर होगा, ये 3b वेक्टर होगा और ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा उस केस में? 5c वेक्टर। तभी तो ये जीरो हो पाएगा, ये बताओ। और तीनों नॉन जीरो वेक्टर ही बोलो। ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर हैं तो तीनों का सम जीरो हो है अगर, तो कभी भी तीनों वेक्टर का सम जीरो होने के लिए यही रिजल्टेंट होगा कि भाई तीनों का रिजल्टेंट जीरो है। अब जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर ही तो निकालोगे। बोलो अरे हाँ या ना? बोलो। अब अगर ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो उसके परपेंडिकुलर वेक्टर कभी जीरो के बराबर हो सकता है? बताओ। तो वो जीरो वेक्टर कभी बन ही नहीं सकता। तो अब आओ बताओ, a प्लस बी प्लस सी जीरो हुआ था नहीं, सारे कोफिशिएंट 1 दिए थे, इसका मतलब a क्रॉस b बाई 1, b क्रॉस c बाई 1, c क्रॉस a बाई 1 और ये कभी जीरो नहीं हो सकता। तो सीधा आंसर क्या सही हो गया? b। नहीं समझे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर आप कमेंट कर नहीं सकते क्या भाई? कोई कंफ्यूजन बोलो? लगाएंगे वो हम सिंपल सा लगाएंगे कि अगर हमसे कहीं कहे कि भाई a डॉट b है दो वेक्टर और इसकी मैक्स वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो ऑब्वियसली वो मॉड a मॉड b के बराबर होता है। वो भी तब होता है जब थीटा एंगल कितना हो जाए? 0 डिग्री, यानी कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। हाँ या ना? अब अगर यहीं पे किसी क्वेश्चन में आ जाए a डॉट b क्रॉस सी और इसकी मैक्स वैल्यू आपसे पूछे तो क्या होगी बताओ? मॉड a डॉट मतलब मॉड a मॉड b क्रॉस सी। क्यों? उस केस में क्या हो जाए? बोलो। एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b क्रॉस सी इज 0 डिग्री हो जाए, तभी तो ये वैल्यू मैक्स होगी। हाँ या ना? ये बात सोच के बताओ। सेम a डॉट b के लिए। यस सर। अब अगर हमसे पूछा गया है कि u v और w इसके बॉक्स की मैक्स वैल्यू पूछी गई है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? u डॉट v क्रॉस w। अब इसकी मैक्स वैल्यू कब निकाल पाओगे बताओ? इसकी मैक्स वैल्यू होगी मॉड u इंटू मॉड ऑफ v क्रॉस w, यही तो होगी मैक्स। अच्छा, ये यूनिट वेक्टर दिया ही हुआ है तो इसको 1 रख देंगे। अब बस v क्रॉस w की वैल्यू रखनी है हमें। अच्छा, v और w हमें पता ही है, तो क्या हम v क्रॉस w निकाल सकते हैं? ये बताओ, बोलो सब लोग। अरे हाँ या ना? क्या आएगा बताओ मुझे? 3 माइनस जे टाइम्स ऑफ 6 प्लस 1 और प्लस के टाइम्स ऑफ माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका 3i माइनस 7j माइनस के। अब इसी की वैल्यू मॉड लगा के लिख दो, तो कितनी आ रही है ये? 9 प्लस 49 प्लस 1, आंसर √59 आ रहा है। देखो आंसर
समझ गए कि नहीं भाई? ए डॉट बी की बस मैक्स वैल्यू हमने लगाई है, कॉन्सेप्ट सिंपल सा इतना लगाया था। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? सबको जिनका डाउट था उनको क्लियर Yes, हुआ sir. कि नहीं, ये बताइए, बोलिए, है कि नहीं भाई? 3 नॉन जीरो वेक्टर्स अगर ये दिए हुए हैं ए बी सी, तो क्या हम इस पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम डिस्कस कर सकते हैं? बस ये मुझे बताओ। अगर ये वेक्टर क्या है, सी है, ये ए है, ये बी है, तो क्या हम इसका वॉल्यूम डिस्कस कर सकते हैं? बताओ। तो इस पैरेललोपिपेड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है बॉक्स ऑफ एबीसी। अब हमें बॉक्स ऑफ एबीसी की वैल्यू निकालनी। कंडीशन ये दी हुई है कि सारे वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर हैं, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी जो है उनका मैग्नीट्यूड 1 है, और सबके बीच का एंगल भी दिया हुआ है ना, तो उसके हिसाब से ए डॉट ए, बी डॉट सी, सी डॉट ई हाफ दिया हुआ है। अब हमें बॉक्स एबीसी की वैल्यू निकालनी, तो हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। बॉक्स ऑफ एबीसी का जो स्क्वायर होता है वो होता है ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी एंड बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी एंड सी डॉट सी। क्या ये यहाँ पे लिखी सारी वैल्यूज आपको पता है? ये बताओ। Yes, sir. क्या इसमें लिखी सारी वैल्यूज आपको पता है? ये बोलो। Yes, sir. क्या हम बॉक्स Yes, ऑफ sir. एबीसी का स्क्वायर निकाल सकते हैं? जिनका डाउट था उनको क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये बताओ। यस सर। अब हम आराम से बॉक्स ऑफ एबीसी निकाल लेंगे कि नहीं, बोलो। यस। बोलो। तो सबसे पहले Yes, sir. बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो वो क्या आ जाएगा? 1 हाफ 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 1 हाफ 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 1। इसको सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से शायद ये 1/2 आता है। तो यहाँ से बॉक्स ऑफ एबीसी कितना आ जाएगा? सॉल्व करके देखिएगा, 1/√2 यही आता है ना शायद, 1/2, अगर किसी ने सॉल्व किया हो तो। Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर 1/√2 आएगा आंसर। बस खत्म। समझ गए कि नहीं? जिनका डाउट था 25 बताएं, वो यस सर समझ। कर लेंगे, उसमें मुझे डाउट नहीं है। तो अगर आप इसको आराम से देखो तो इसमें क्या करना है आपको? P क्रॉस Q माइनस Q क्रॉस R, यही तो करना है, बताओ। तो इसको लिखना तो आपको आता ही होगा, P डॉट P टाइम्स ऑफ X माइनस Q और माइनस P डॉट X माइनस Q टाइम्स ऑफ P वेक्टर, देखते जाना। फिर ऐसे ही Q डॉट Q टाइम्स ऑफ X माइनस R माइनस क्या लिखोगे? Q डॉट X माइनस R टाइम्स ऑफ क्या वेक्टर, बोलो। टाइम्स ऑफ Q वेक्टर, क्या नहीं, टाइम्स ऑफ, अरे Q डॉट P डॉट टाइम्स ऑफ Q वेक्टर ना, देखते जाना भाई Yes. सब लोग। ये डॉट प्रोडक्ट अलग से है ना। इसके बाद अगला क्या लिखोगे? R डॉट R टाइम्स ऑफ X माइनस X P minus वेक्टर माइनस R R dot डॉट X X माइनस minus P times of R टाइम्स ऑफ vector. R वेक्टर। देख लो सब लोग, सही लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 0। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो P Q R सब कैसे दिए हुए हैं बताओ? म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो इसका मतलब P डॉट Q करो, Q डॉट R करो और R डॉट P करो, ये सब 0 है। और तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मॉड P, मॉड Q और मॉड R मैग्नीट्यूड सेम है, तो 1 ले लें, कोई प्रॉब्लम है? ये बताओ, बोलो। मैग्नीट्यूड सेम है तो 1 ले लेते हैं, क्या कहते हो तुम लोग? Yes. उससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, अब ये 1 ये 1 ये 1 है कि नहीं है? तो हम इसको लिख दें 3 टाइम्स ऑफ X वेक्टर, बोलो, माइनस P प्लस Q प्लस R वेक्टर। यहां तक ओके हो? ये बताओ। अच्छा, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा बताओ? इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये दो पार्ट में आएगा कि नहीं आएगा? माइनस, ध्यान से देखना, P डॉट X टाइम्स ऑफ P वेक्टर, Q डॉट X टाइम्स ऑफ Q वेक्टर और R डॉट X टाइम्स ऑफ R वेक्टर। एम आई करेक्ट और नॉट? अच्छा, इसके बाद P डॉट Q 0, Q डॉट R 0, R डॉट P 0, तो वो तो सब 0 ही हो जाएगा। यहां तक आप समझ गए? अब इंपॉर्टेंट लाइन अगली आती है कि आपने पढ़ा होगा कि अगर आई जे के 3 वेक्टर हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, ध्यान से देखिएगा, ये स्टेटमेंट सबने पढ़ा है। तो किसी भी वेक्टर आर को आप क्या लिखते हैं? आर डॉट आई टाइम्स ऑफ आई कैप, आर डॉट जे टाइम्स ऑफ जे कैप, आर डॉट के टाइम्स ऑफ के कैप। एम आई करेक्ट और नॉट? बस ये मुझे समझाओ, बोलो। अगर आई जे के 3 वेक्टर हैं तो किसी वेक्टर को आप ये लिख सकते हैं कि नहीं? अब ध्यान से पढ़ना, पी क्यू आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो पी क्यू आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, हाँ या ना? तो किसी भी वेक्टर डी को आप पी क्यू आर के टर्म में लिख सकते हो कि नहीं? बस ये मुझे समझाओ।
अगर मैं ये कहूँ पी क्यू आर तीन वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के, तो किसी वेक्टर डी को आप पी क्यू आर के टर्म में लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। डी वेक्टर Yes, डॉट sir. पी कैप टाइम्स ऑफ पी कैप। अरे ये बात मेरी समझ रहे हो कि नहीं सबको? डी वेक्टर डॉट क्यू कैप Yes. इंटू क्यू कैप एंड डी वेक्टर डॉट आर कैप इंटू आर कैप, किसी वेक्टर को आप लिख सकते हो इस फॉर्म में, हाँ या ना? और ये रिजल्ट तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा ना, ये वाला। नहीं समझे भाई? वही तो होता है ना, अगर इस वेक्टर को आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मान लो, तो आर डॉट एक्स आर डॉट आई एक्स आ जाएगा, आर डॉट जे वाई आ जाएगा, आर डॉट के आ जाएगा, मतलब जेड आ जाएगा। वही चीज हो गई। आप ध्यान से देखो, पी क्यू आर तीन वेक्टर हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड हम 1 ले ही चुके हैं और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, तो इसी वेक्टर एक्स को हम एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो इसका मतलब हम Yes, कह sir. सकते हैं कि एक्स वेक्टर का मतलब क्या हो गया, पी डॉट एक्स टाइम्स ऑफ पी, क्यू डॉट एक्स टाइम्स ऑफ क्यू एंड आर डॉट एक्स टाइम्स ऑफ आर। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब 2x इक्वल टू कितना आ गया, p प्लस क्यू प्लस आर। तो x वेक्टर कितना आ गया, p प्लस क्यू प्लस आर बाई 2। है कोई ऑप्शन बी? मेरी बात समझ में आई? आप यहां तक पहुंच गए होंगे, इसके बाद ये स्टेप आपको क्लिक नहीं कर रहा होगा, बस यही प्रॉब्लम होगी। तो वो स्टेप कैसे क्लिक कराना था वो समझ में आ गया। अगर पी क्यू आर तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, तो किसी वेक्टर डी को आप ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो। No, sir. No, sir. किसी को कोई भी कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताइए मुझे तुरंत। ये इंफॉर्मेशन बस आपको इस क्वेश्चन में यूज करनी है, हाँ या ना? क्या ये यूज करने वाली इंफॉर्मेशन सबको समझ में आ गई, बताइए। और ये इंपॉर्टेंट Yes, sir. इंफॉर्मेशन है, यूज हो जाती है कई जगह, कई बार आपके कैलकुलेशन को रिड्यूस करने में, तो इसको ध्यान रखिएगा। सर ये कंपोनेंट वाली बात से सोच के किया है ना? नहीं नहीं, ये तो हाँ, ये वही जनरल रूल है भाई। अगर हम किसी वेक्टर आर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लें, तो आई कैप के अलॉन्ग उसका कंपोनेंट एक्स है, वाई कैप कंपोनेंट वाई जे के के लॉन्ग वाई है, और हाँ आई एक्स का मतलब क्या हो गया, आर डॉट आई, वाई का मतलब आर डॉट जे, जेड का मतलब आर डॉट के, तो वही लिख यस दिया हमने। सही है ना? की बात डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आपने पढ़ा होगा ना, अगर जैसे एक वेक्टर ये रहा ए, एक वेक्टर ये रहा बी, तो एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है, जैसे ये एंगल बाइसेक्टर वेक्टर है कि नहीं? तो इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है ए कैप प्लस बी कैप लैम्डा टाइम्स। नहीं समझे? लैम्डा टाइम्स ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। क्या ये मेरी बात आप लोग समझ रहे हो कि नहीं, बस ये मुझे समझाओ, बोलो। ये हो जाता है लैम्डा टाइम्स ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, या कहीं कहीं इसको लैम्डा टाइम्स ऑफ, अच्छा ए कैप प्लस बी कैप क्यों बोला गया बताओ? क्योंकि क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, आप एक स्क्वायर बनाते हो, बोलो। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं? ये ऐसा क्यों होता है? जैसे आपने एक स्क्वायर बनाया है ना, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए अगर सर। ये दोनों ए और ए हैं, तो इसका जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्ट कर रहा होता है कि नहीं, बस ये बताओ। यस सर। तो जब हम इस वेक्टर को ए कैप लिखते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या कर लेते हैं, 1। इस वेक्टर को बी कैप लिखते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 कर लेते हैं। अब जो ये वेक्टर आता है लैम्डा टाइम्स ऑफ ए कैप प्लस, मतलब ए कैप प्लस बी कैप वेक्टर, ये वेक्टर किस डायरेक्शन में आता है, एंगल बाइसेक्टर की एंगल डायरेक्शन में आता है, बाइसेक्टर। उसी को लैम्डा टाइम्स लिख देते हैं। समझ में आया? अच्छा दूसरा, एक एंगल बाइसेक्टर वेक्टर आप ये भी पढ़ते हो, कौन सा, ये वाला, ये भी तो एंगल बाइसेक्टर ही होता है ना दूसरी तरफ से, ए हाँ है माइनस ना? तो इसीलिए एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग दो वेक्टर होते हैं, इसी को हम कह सकते हैं बी कैप माइनस ए कैप, हाँ या ना? इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई ये यस। ए हो गया, ये सॉरी, ये ए है ये बी है, तो इसी का रिवर्स लोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए वेक्टर, ये वेक्टर आपका बी वेक्टर हो गया। दिख रहा है कि नहीं सबको, बताओ? तो अब जो एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग आप वेक्टर निकालोगे वो ये हो जाएगा। अरे हाँ या ना? क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अब ये वाला वेक्टर आप क्या लिखोगे, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी कैप माइनस ए कैप, हाँ या ना? तो इसका मतलब एंगल वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर, यह बात ध्यान रखिएगा कभी भी यूज करना हो, वेक्टर अलोंग, अरे यार, एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज लैम्डा टाइम्स ऑफ ए कैप प्लस बी कैप और
लैम्डा टाइम्स ऑफ बी कैप माइनस ए कैप। ये एकदम आंख मूंद के सेट कर लीजिए, और इसको ऐसे ही यूज किया जाता है जहां आपको एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर को रखने की जरूरत पड़ेगी वहां। क्या ये मेरी बात आप सभी को क्लियर हो रही है? जहां भी आपको अब एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर को यूज करने की जरूरत पड़ेगी, वहां पे आप ये स्टेटमेंट ऐसे ही यूज करेंगे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? बताइए। Yes, sir. डन है यहाँ तक मामला? कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो बताए। तो एंगल बाइसेक्टर की बात खत्म हो गई, बोलो। अच्छा, कई जगह मतलब ये स्टेटमेंट वो एंगल में यूज कर लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा दे दे तो फिर आप ए डॉट बी करके थीटा यहाँ पे इसका मॉड लग देंगे, ए कैप प्लस बी कैप का मॉड। तो वो सब चीजें वहां यूनिट वेक्टर के हिसाब से की जा सकती है। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझे? जैसे अगर कहीं ये कह दे कि ये वेक्टर ए कैप है, ये वेक्टर बी कैप है, ध्यान देना आप, और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर को अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? बोलो। यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर। ये एक बार पूछा गया एक्चुअली। यूनिट वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर क्या लिखोगे? अभी भी डेफिनेशन में तो कोई चेंज होगा नहीं, हाँ या ना? तो हो जाएगा ए कैप प्लस बी कैप अपॉन मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। अब जब आप यहाँ से ए कैप प्लस बी कैप का मॉड निकालेंगे तो वो रूट अंडर आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा। तो क्या ये वैल्यू 2 कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगी कि नहीं, बताओ? तो इसी को आप लिख देंगे ए कैप प्लस बी कैप अपॉन 2 मॉड कॉस थीटा बाई 2। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो वो सब Yes. चीजें सिचुएशनली आप यूज करेंगे तो आराम से यूज हो जाएंगी। डन। अब अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। आपसे कहा गया ये वेक्टर ए है जो कि इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब आप जरा क्वेश्चन में वापस आओ। क्वेश्चन में एक वेक्टर बी दिया हुआ है, दैट इज आई प्लस जे, और एक वेक्टर सी दिया हुआ है, दैट इज कितना? आई प्लस जे प्लस 4 के है क्या? आई माइनस जे प्लस 4 के। देखो जरा क्या है, आई प्लस जे या माइनस जे? Minus G. आई माइनस जे प्लस 4 के, ये है। तो बताओ वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर क्या होंगे? वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर क्या लिखोगे, बताओ? बोलो। या तो आप वेक्टर लिखोगे बी कैप प्लस सी कैप टाइम्स लैम्डा, या फिर आप यही वेक्टर लिखोगे कितना? बोलो। लैम्डा है तो बी कैप माइनस सी कैप लिख दो, कोई प्रॉब्लम? तो लैम्डा टाइम्स ऑफ आई प्लस जे बाई रूट 2, या फिर आई माइनस जे प्लस 4 के बाई कितना? 16 18 3√2। देख लो सब लोग आराम से। या इसी को आप लिख सकते हो, इसको म्यू कह देते हैं हम ना। कैलकुलेशन समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ रहे हो बिल्कुल? ये बताओ। आई प्लस जे बाई रूट 2 और माइनस आई माइनस जे प्लस 4 के बाई 3√2। बोलो भाई सब लोग। अब या तो इस वेक्टर को आप लिखोगे लैम्डा बाई 3√2, कॉमन कर लो, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 4i प्लस 2j और प्लस 4k। देखना भाई कोई कंफ्यूजन? या म्यू टाइम्स ऑफ इसी वेक्टर को कितना लिखोगे? 3√2, इसमें भी कॉमन कर लो, 3 माइनस 2 माइनस 2i प्लस 4j माइनस 4k। चेक करियो सही लिख रहा हूं मैं, हाँ या ना? अब यही वेक्टर आपको दिया क्या है क्वेश्चन में? यही वेक्टर आपको क्या दिया है? बोलो। वेक्टर ए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा आई 2j प्लस बीटा के, अल्फा आई प्लस 2j प्लस बीटा के, यही दिया है कि नहीं, ये बताओ? तो अगर आप ये पहला वाला वेक्टर लेके चलते हो, अगर आप ये पहला वाला वेक्टर लेके चलते हो, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? लैम्डा बाई कितना? 3√2, 2 लैम्डा बाई 3√2 2 तो लैम्डा की वैल्यू 3√2 ले लोगे। और अगर आप ये सेकंड वाला लेके चलते हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, तो 4 म्यू बाई 3√2 को आपको 2 लेना पड़ेगा। तो अब म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? 3√2 बाई 2, मतलब 3/√2। एम आई करेक्ट और नॉट? बस ये मुझे समझाते जाओ। Yes, sir. तो अगर लैम्डा लेके चलोगे तो ये आएगा, म्यू लेके चलोगे तो ये आएगा। अरे हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ पहले वाले के हिसाब से आप वेक्टर क्या लिखने वाले हो? पहले वाले में अगर लैम्डा की वैल्यू आप ले रहे हो 3√2, तो 3√2 3√2 कैंसिल हो गया,
हाँ या ना? तो अगर हम वेक्टर ए को अल्फा आई प्लस 2j प्लस बीटा के ले रहे थे और इसको हम लैम्डा बाई 3√2 4i प्लस 2j प्लस 4 के ले रहे थे, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमें क्या रखनी है? 3√2। जैसे ही लैम्डा को 3√2 रखोगे तो अल्फा 4 और बीटा भी 4 आ जाएगा कि नहीं, ये बताओ। यस सर। तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा? 4i प्लस 2j प्लस 4 के। अब हमें जहां यूज करना होगा वहां हम यूज कर लेंगे। मेरी बात समझे सब लोग कि नहीं, बताओ। यस सर। कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो बोलो। अच्छा, अगर हम यहीं पर वेक्टर ए को अल्फा आई प्लस 2j प्लस बीटा के इक्वल टू म्यू बाई 3√2 2i प्लस 4j माइनस 4 के लेके चलें, तो हम म्यू को क्या लेने वाले हैं? अब 3/√2। अब म्यू को जरा 3/√2 रखो तो ए वेक्टर कितना आ जाएगा बताओ? i प्लस 2j माइनस 2 के आ रहा है कि नहीं, बोलो। यस सर। तो इसका मतलब अब अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। और बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? -2। क्या ये मेरी पूरी बात सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, बस ये बताओ, बोलो भाई। Yes, sir. अब बताओ आंसर क्या सही है? आंसर सही है ए डॉट के प्लस 2, ये वाला सही है कि नहीं? ए डॉट आई कभी 1 है? बोलो। ए डॉट आई की वैल्यू कभी -1 आ रही है? नहीं आ रही ना, बोलो यार, देखो नो ना। सर। अगर हम अब हम लास्ट अगर वाले में तो 1 आ रही है ना? एक सेकेंड, नहीं आ रही ना, -1 नहीं आ रही 1 ना आ रही, माइनस 1 चाहिए। आ रही है, हाँ, भाई। ये 1 देखो, अब ये हमें ऑप्शन चेक करने हैं, अब जरा चेक करो। ए डॉट आई की वैल्यू -1 कभी आ रही है क्या? नहीं। नहीं सर। ए डॉट के की वैल्यू -2 आ रही है, आ रही है। तो इसका मतलब बी आंसर सही हो गया। अब बताओ ए हम्म। डॉट के की वैल्यू -4 आ रही है कभी? नहीं, और 4 आ रही है। No. ए डॉट आई की वैल्यू कभी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आंसर सही क्या हो गया? बी सही हो गया। समझ गए कि नहीं कहानी? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। तो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर आप दोनों ले सकते हो, कैलकुलेशन दोनों वेक्टर से होगा। अगर आप इससे कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर गलत मिलने लगेगा, आपको इससे भी कैलकुलेशन करके चेक करना पड़ेगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेंगी, हाँ या ना। क्या ये पूरी कहानी एंगल बाइसेक्टर की आप सबको क्लियर हो रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो प्लीज मुझे एक्सप्लेन करेगा तुरंत। कैसे कंपेयर किया, कैसे चीजें देखी, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? और ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आपको लिख के दिया, ये ध्यान रखिएगा, इसी का यूज कई जगह आपके कैलकुलेशन में हो जाता है। क्या ये एंगल बाइसेक्टर की पूरी कहानी सबको क्लियर हुई? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बोलो। तो भाई ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी एफ एक्स फंक्शन हो गया। इसको आप सीधा ए डॉट बी क्रॉस सी सिंप्लीफाई कर दो, वहां से एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब एक बार एफ एक्स आ गया तो एफ डैश एक्स निकाल लो, तो वहां से लोकल मैक्सिमा कहाँ आ जाएगा? -3 पे। एक्स की वैल्यू -3 रख दो, ए बी सी तीनों वेक्टर आ जाएंगे। इसके बाद ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए निकाल लो, आंसर -22 आ गया। नहीं समझे कहानी, बोलो भाई। समझे कि नहीं क्या हुआ ये बताओ भाई। ए Yes, बी सी sir. Yes, तीनों sir. वेक्टर दिए थे आपको, एफ एक्स ए डॉट बी क्रॉस सी दिया हुआ था, तो हमने एफ एक्स फंक्शन निकाल लिया ए डॉट बी क्रॉस सी करके। अब इस एफ एक्स की लोकल मैक्सिमा निकालनी है, ये तो पॉलिनोमियल हो गया ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सीधा नंबर लाइन पे साइन चेंज देख लेंगे, एफ डैश एक्स का प्लस से माइनस जहां हो रहा होगा वही लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, और वो -3 हो गया। अब एक्स की वैल्यू -3 सब जगह उठा के रख देंगे, तीनों वेक्टर आ गए, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए निकाल लेंगे, सीधा आंसर आ गया। नहीं समझे बताओ क्या आता है, जरा सॉल्व करेंगे हम। भाई वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड और काउंटर माइनस साइड दी हुई है, तो वॉल्यूम पैरेललोपिपेड का बॉक्स ऑफ एबीसी हो जाएगा। तो जैसे आप इसका वॉल्यूम डिस्कस करोगे तो ये आएगा 1 n, देखो जरा ध्यान से, Yes, sir. 2 4 -n क्या, Yes, sir. और 1n3, यही वॉल्यूम शायद 158 दिया हुआ है। जैसे इसको Yes, सॉल्व sir. करोगे तो 12 माइनस प्लस n स्क्वायर, फिर -1 6 प्लस n, फिर n 2n -4 इक्वल टू 158। इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो शायद आ जाता है कितना, n स्क्वायर ना, 2n स्क्वायर, तो 3n स्क्वायर -5n -152 इक्वल 0। यही शायद फैक्टराइज हो रहा है, n -8 18 और 3n -19
देखो जरा ध्यान से, सही लिखा है मैंने? तो 3n प्लस प्लस 19, हाँ। तो यहाँ से n की वैल्यू आ रही है 8, क्योंकि n Yes, एक n क्या नहीं हो सकता, पॉजिटिव है ना n, तो n जो है वो -19/3 नहीं हो सकता। दिखा? तो n की वैल्यू 8 ले लो। अब यार एक बार n 8 आपके हाथ में आ गया तब तो यार मेरे हिसाब से क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या बोलते हो तुम लोग? बोलो भाई। अब n की वैल्यू 8 रख दो, तो वेक्टर a कितना हो गया, i प्लस जे प्लस 8k। वेक्टर b कितना हो गया, 2i प्लस 4j माइनस 8k। और वेक्टर c कितना हो गया, i प्लस 8j और प्लस 3k। अब हमें क्या चेक करना है, a डॉट सी चेक करना है। a डॉट सी कितना आ रहा है बताओ, 1 प्लस 8 प्लस 24 है कोई ऑप्शन? 33 आ रहा है यार ये तो। b डॉट सी चेक करियो जरा, 2 प्लस 32 माइनस -24। 10 आ रहा है शायद, ये यही आंसर हो गया बी। यस सर। बोलो भाई। n की वैल्यू आ रही है 8, तो आंसर हुआ नहीं, यानी बी डॉट सी आंसर में आ गया। ये तो आसान क्वेश्चन था, क्या कहते हो तुम लोग? भाई जब आप a प्लस बी प्लस सी की बात करेंगे, मान लेते हैं a और b के बीच का एंगल थीटा है, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो मॉड ऑफ a प्लस बी स्क्वायर ये आ जाएगा। यहाँ से आप जब वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी। मॉड ऑफ a माइनस बी स्क्वायर करोगे तो वही मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर माइनस 2 मॉड a मॉड b, वहां से ये वैल्यू आ जाएगी 4 साइन। जैसे आप इसकी वैल्यू यहाँ उठा के रखोगे तो यहाँ पे चाहो तो मॉड लगा दो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है कि नहीं? तो अब ये √3 टाइम्स ऑफ 2 कॉस थीटा 2 साइन थीटा। और आपने पढ़ा है ना a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? अरे बोलो भाई, नहीं समझे? बस वही लगा देंगे, तो 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, आंसर 4 आ जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ? Yes, sir. ये क्वेश्चन समझे कि नहीं? इसमें बस एक टेक्निक ध्यान रखिएगा कि जो ये वॉल्यूम होता है ना, वो होता है बॉक्स ऑफ ए बी सी। अगर ये निगेटिव आ गया तो मॉड लगा देते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड जो है वो आप कभी क्या नहीं लेते, नेगेटिव नहीं लेते। तो बस यहाँ से जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वो मॉड में आएगा λ+3, तो बस उसको प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, बस ये है। खेल, क्या ये मेरी बात आप लोग समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? बोलो भाई। Yes, sir. यहाँ से आ जाता है ना मॉड ऑफ λ+3 = 1, तो λ+3 = ±1। तो लैम्डा की वैल्यू एक बार 4 और एक बार